नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज जब हम अशोक स्तंभ को देखते हैं तो हमें भारत की ताकत दिखाई देती है, लेकिन क्या हमें उसके पीछे छिपी शांति और करुणा दिखाई देती है? 26 जनवरी को हम आजाद तो हुए, लेकिन क्या हम अपने विचारों से आजाद हैं? आज के इस खास मौके पर आइए भारत के गणतंत्र दिवस को जानते हैं एक नए नजरिए से। 26 जनवरी हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये तारीख एक छुट्टी का दिन है। हाँ, बिल्कुल। सुबह सुबह टीवी पर परेड देखने का, परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताने का और शायद तिरंगे वाले व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने का दिन। पर एक मिनट रुककर सोचें तो ये सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा गहरा दिन है। बहुत ज्यादा। ये वो दिन है जब भारत सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को एक विचार, एक दर्शन, एक संविधान के हवाले किया। एक जिम्मेदारी ली। हाँ, एक जिम्मेदारी ली। और आज के हमारे स्रोतों में एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल उठाया गया है, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा? सवाल ये है, क्या आजादी सिर्फ झंडा फहराने और राष्ट्रगान गाने का नाम है, या फिर इसका मतलब सही सोच, सही कर्म और सही रास्ता चुनने की जिम्मेदारी भी है? बहुत गहरा सवाल है। और यही सवाल हमारी आज की बातचीत का केंद्र है। आज हम बुद्ध की उन शिक्षाओं की पड़ताल करेंगे जो कहीं ना कहीं हजारों साल बाद भी हमारे संविधान की आत्मा में धड़कती हैं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का आधार हमारे पास मौजूद कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। जी। इनमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह धम्मपद है, और साथ ही सम्राट अशोक और सारनाथ के उस स्तंभ का इतिहास है, जिसे हम सब अपनी जेब में रखे नोटों और सिक्कों पर हर रोज देखते हैं। हाँ, उसे तो रोज ही देखते हैं। और इस गहन पड़ताल का मिशन एकदम साफ है। हमारा मकसद गणतंत्र दिवस के जश्न और बुद्ध के शिक्षाओं के बीच उस गहरे और अक्सर अनदेखे रिश्ते को समझना है। ये सिर्फ एक अकादमिक चर्चा नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि एक आधुनिक लोकतंत्र की जड़ें कितनी पुरानी और गहरी हो सकती हैं। चलिए तो फिर इस रिश्ते की गहराई में उतरते हैं। 26 जनवरी 1950 जी, जब भारत ने अपना संविधान अपनाया, तो वो सिर्फ आप कह सकते हैं एक कानूनी दस्तावेज को लागू करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से एक नए राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करना था, जो कुछ बुनियादी मूल्यों पर खड़ा होगा। मैं हमेशा संविधान को एक रूल बुक की तरह देखता था, लेकिन आपके भेजे नोट्स पढ़कर लगा कि ये एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपस ज्यादा है। सही कहा, एक दर्शन है। और इसके जो मूल स्तंभ हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। और ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल, पर असल में ये वो वादा है जो राष्ट्र ने अपने हर नागरिक से किया है। जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि क्या ये मूल्य सिर्फ पश्चिमी लोकतंत्रों से लिए गए हैं, या इनकी जड़ें हमारी अपनी जमीन में भी हैं? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। जब हम इन संवैधानिक मूल्यों को देखते हैं और फिर 2500 साल पीछे जाकर बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं, तो एक सीधा अटूट संबंध नजर आता है। अच्छा? ऐसा नहीं लगता ये दो अलग अलग बातें हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक ही गहरी नदी के दो किनारे हों। वाह! जो एक ही पानी से सींचे गए हों। तो इसका कोई उदाहरण है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है समानता। बुद्ध का एक क्रांतिकारी कथन है, न जच्चा होती ब्राह्मणों, न जच्चा होती अवसलो, कम मुना होती ब्राह्मणों, कम मुना होती अवसलो। इसका मतलब? यानी कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म से होता है। जी। उस दौर में जब समाज पूरी तरह से जन्म और जाति पर आधारित था, ये कहना अपने आप में एक विद्रोह था। बिल्कुल था। अब इसी विचार की गूंज हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में सुनिए, जो समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं और जन्म, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को गैर कानूनी बनाते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत मजबूत समानता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या कोई ठोस वजह है कि बुद्ध का ये विचार हमारे संविधान निर्माताओं के जहन में था? मतलब हजारों साल का फासला है, ये कनेक्शन बना कैसे? और ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोचा समझा वैचारिक पुल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुद्ध के दर्शन के बहुत गहरे अध्येता थे। जी, ये तो है।
उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति के औजार की तरह देखा। उनके लिए समानता सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं थी, ये एक नैतिक और सामाजिक जरूरत थी जिसकी जड़ें उन्हें बुद्ध की तर्कसंगत और मानवतावादी शिक्षाओं में मिली। तो आप कह रहे हैं कि जब संविधान में समानता का अधिकार लिखा जा रहा था तो उसके पीछे सिर्फ विदेशी संविधानों की प्रेरणा नहीं थी? नहीं, बल्कि बुद्ध के 2500 साल पुराने विचार की एक ठोस विरासत भी थी। वाह, ये जानना तो इस पूरे समीकरण को ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे गणतंत्र का डीएनए, उसकी बनावट में ही ये दर्शन जानबूझकर डाला गया है। जी। अच्छा, समानता की बात तो समझ आई, स्वतंत्रता के बारे में क्या वहां भी ऐसा ही कोई लिंक है? बिल्कुल है। बुद्ध ने हमेशा अंधविश्वास और आंख मूंद कर किसी बात को मान लेने का विरोध किया। उनका प्रसिद्ध उपदेश है अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है या क्योंकि मैंने कहा है। अच्छा। उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, अनुभव करो और अगर सही लगे तभी अपनाओ। ये तो वैचारिक स्वतंत्रता का चरम है। जी। और ये बात सीधे तौर पर हमारे संविधान के आर्टिकल 19 से जुड़ती है, जो हमें अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एकदम। हमारा संविधान हर नागरिक को यह हक देता है कि वो सवाल पूछ सके, आलोचना कर सके और किसी भी विचार को बिना सोचे समझे मानने के लिए बाध्य ना हो। और यही वैज्ञानिक सोच है। हाँ, ये वैज्ञानिक सोच और विवेक को बढ़ावा देने वाला मूल्य है। इसे अगर और बड़े परिप्रेक्ष्य में रखें तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग याद आता है। अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 बातें हैं। सम्यक दृष्टि मतलब सही नजरिया, सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, सम्यक वाणी यानी सही बोल, सही काम वगैरह। ये सिर्फ अधिकारों की लिस्ट नहीं है, ये एक संतुलित और नैतिक जीवन का प्रैक्टिकल खाका है। ये अधिकारों को कर्तव्यों के साथ जोड़ता है। आपकी नजर सही होनी चाहिए, आपका इरादा नेक होना चाहिए, तभी आपके काम सही होंगे। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ। जी। अब इसकी तुलना संविधान के उस सिद्धांत से कीजिए जो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। हाँ। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही नागरिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और देश की एकता को बनाए रखने जैसे कर्तव्यों की उम्मीद भी करता है। बिल्कुल। तो ये संतुलन कि अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं, ये बुद्ध की शिक्षा का ही एक आधुनिक और संवैधानिक रूप है। मतलब ये हमें सिखाता है कि एक अच्छा नागरिक होने का मतलब सिर्फ हक मांगना नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनना भी है। ये समानता और स्वतंत्रता की बात तो मतलब सैद्धांतिक स्तर पर बहुत मजबूत है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है, कोई प्रतीक जिसे हम रोज देखते हों और जो हमें इसी दर्शन की याद दिलाता हो? है ना? मुझे याद है बचपन में जब भी कोई सिक्का हाथ लगता था तो मैं सिर्फ उन शेरों को गिनने की कोशिश करता था। हाँ, सब करते हैं। ये कभी नहीं सोचा कि उनके नीचे जो चक्र है या वो जिस तरह चारों दिशाओं में देख रहे हैं उसका इतना गहरा मतलब हो सकता है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। हाँ। आपके नोट्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि पूरी कहानी है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है, ये भारत के आत्मा की कहानी है और ये कहानी सम्राट अशोक से जुड़ी है। अशोक अपने शुरुआती दिनों में एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा थे जिन्हें चंड अशोक यानी भयंकर अशोक कहा जाता था। चंड अशोक? जी। उन्होंने कलिंग, जो आज का ओडिशा है, पर हमला किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा बेघर हुए। 1 लाख से ज्यादा? लेकिन उस भयानक विनाश और खून खराबे को देखकर उनका दिल पूरी तरह बदल गया। वो अपराध बोध और पश्चाताप से भर गए। उसी दौरान वो बुद्ध की शांति, अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं के संपर्क में आए और उन्होंने युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो चंड अशोक से धम्म अशोक बन गए, यानी धर्म का पालन करने वाले अशोक। अच्छा। और सारनाथ का ये स्तंभ जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, अशोक ने वहीं बनवाया था। उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म के पहिरे को गति देना। बिल्कुल। तो ये स्तंभ सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक हिंसक अतीत को छोड़कर एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है। तो इसका मतलब जब आजाद भारत ने स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना तो वो सिर्फ एक पुराना डिजाइन नहीं चुन रहे थे? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश था। सोचिए, दुनिया के ज्यादातर देश
अपनी शक्ति दिखाने के लिए बाज, शेर या किसी ताकतवर हथियार को अपने प्रतीक के रूप में चुनते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन भारत ने क्या चुना? हमने उन 4 शेरों को चुना जो चारों दिशाओं में दहाड़ नहीं रहे, बल्कि शांति का संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल शांति और धम्म का संदेश दे रहे हैं। वो बुद्ध के शांतिपूर्ण संदेश के शेर हैं, युद्ध के नहीं। और उनके नीचे हमने उस चक्र को चुना जो धम्म चक्र है, यानी धर्म, कर्तव्य और प्रगति का पहिया। और यही चक्र हमारे तिरंगे के बीच में भी है। जी, तो ये प्रतीक हमें लगातार याद दिलाता है कि भारत की असली पहचान उसकी सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि शांति, सहिष्णुता और करुणा के संदेश से है। एक राष्ट्र महान हथियारों से नहीं, बल्कि अपने नैतिक आदर्शों से बनता है। ये बुद्ध के मूल सिद्धांत का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, जिसे हमने अपनी पहचान बनाया है। ये सब सुनना वाकई आंखें खोलने वाला है। इतिहास, दर्शन, संविधान सब एक धागे में पिरोए हुए हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब का आज हमारे लिए, इस डिजिटल युग में जी रही पीढ़ी के लिए क्या मतलब है? बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या ये सिर्फ इतिहास की अच्छी बातें या इनका आज भी कोई महत्व है? हमारे स्रोत आज की पीढ़ी से कुछ बहुत तीखे और सीधे सवाल पूछते हैं। जैसे क्या हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से सार्थक संवाद कर रहे हैं या सिर्फ नफरत और गुस्से से भरी बहसों में उलझे हुए हैं? हाँ, ये तो रोज की बात है। क्या हम अपने विचार विवेक की कसौटी पर कस रहे हैं या सिर्फ व्हाट्सएप पर आए फॉरवर्ड को सच मानकर लड़ रहे हैं? उफ। एक और सवाल जो मुझे बहुत चुभा, क्या हम अधिकार तो पूरे जोर शोर से मांगते हैं, पर क्या हम अपने नागरिक कर्तव्यों को भी उतनी ही ईमानदारी से निभाते हैं? जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से लेकर टैक्स बचाने तक, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं? इन सवालों का जवाब ही इस पूरी चर्चा का सार है। हमारे स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का मतलब कोई धर्म बदलना या सन्यासी बनना नहीं है। अच्छा। बुद्ध या कोई भी महापुरुष किसी धर्म या जाति की संपत्ति नहीं होते। उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए होती हैं। जी। हमें धर्म के बाहरी आवरण से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, उनकी प्रज्ञा के सार से मतलब होना चाहिए। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली विचार दिया गया है, सच्चा गणतंत्र तब बनता है जब हर नागरिक भीतर से बुद्ध बन जाए। भीतर से बुद्ध बन जाए, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ बुद्ध बनने का मतलब गेरुआ वस्त्र पहनना या जंगल में जाना नहीं है। बुद्ध शब्द का अर्थ है जागा हुआ या प्रबुद्ध, द अवेकन्ड वन। जागा हुआ तो इसका मतलब है एक जागरूक, एक विवेकशील, एक जिम्मेदार और एक करुणामय नागरिक बनना। मतलब एक ऐसा नागरिक जो रिएक्ट करने से पहले सोचे। बिल्कुल। जो नफरत से नहीं, बल्कि तर्क से अपनी बात रखे, जो अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों और अपने कर्तव्यों को भी समझे। क्या यही मतलब है इसका? एकदम सही। क्योंकि एक सच्चा गणतंत्र सिर्फ एक अच्छी संविधान की किताब से नहीं बनता, वो बनता है अपने नागरिकों के चरित्र से। अगर नागरिक ही अंदर से विभाजित, गुस्सैल और गैर जिम्मेदार होंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी देश को एक नहीं रख सकता। सही बात है। असली गणतंत्र हमारे अंदर होता है, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में। बिल्कुल। जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, जब हम बिना हिंसा के संवाद करते हैं, तब हम असल में गणतंत्र को मजबूत कर रहे होते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि 26 जनवरी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। नहीं, ये एक छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का दिन है। यह इस बात की याद दिलाता है कि अगर संविधान हमारे गणतंत्र का शरीर है, तो बुद्ध की करुणा, समानता और विवेक की शिक्षा उसकी आत्मा है। और शरीर आत्मा के बिना सिर्फ एक ढांचा है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमारे स्रोतों ने एक गणराज्य के विचार को उसके नागरिकों की आंतरिक स्थिति, उनकी चेतना के स्तर से जोड़ा है। ये एक बहुत गहरी बात है कि देश का बाहरी स्वास्थ्य उसके नागरिकों के आंतरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। एक अशांत समाज एक शांत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। तो जो सवाल स्रोत ने शुरू में पूछा था कि सच्ची आजादी क्या है, शायद उसी से जुड़ा आत्मचिंतन के लिए असली सवाल ये है, क्या आज की इस शोर और ध्रुवीकरण से भरी दुनिया में एक सच्चा, जिम्मेदार और प्रबुद्ध यानी जागा हुआ नागरिक होने का वाकई में क्या मतलब है?
शायद इसका जवाब हमें किसी किताब में नहीं बल्कि अपने अंदर खोजना होगा। तो दोस्तों, आज के दिन सिर्फ एक वादा खुद से करें। हम सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं करेंगे बल्कि अपने कर्तव्यों को भी निभाएंगे। संविधान हमारा शरीर है और बुद्ध के विचार हमारी आत्मा। इसे अलग मत होने दीजिए। अगर ये विचार आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में लिखें आपके लिए सच्ची आज़ादी क्या है। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। एक बार फिर आप सभी को और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।